तो थोड़ा सा पहले वार्म अप के लिए एक लिखने का काम खत्म कर लो। तो आज हमारा ये AS7 जो चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बस पहले बैलेंस जो भी चीज़ें वो ख़त्म कर लो, फिर जो भी क्वेश्चंस वगैरह वो भी ख़त्म कर लेंगे और आज अपना टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड देखते हैं फिर हम लोग PYQs कर पाते कि नहीं कर पाते। कोशिश तो कर रहा हूँ कि आज हम PYQs भी करें, बट आई डोंट नो, वक्त ही बताएगा कि कितना टाइम बचता है हमारे पास। तो एनीवे, अब छोटी मोटी सी बातें बच गई हैं, तो आप एक हेडिंग डालना, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो आपका क्वेश्चन आता है, कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता, इस टॉपिक से आपका छोटा मोटा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आता है। तो आप ये लिख भी सकते हो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमारे केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं। चलो तो लिख लो पहले इसमें, और बहुत आसान है, काफ़ी हद तक तो मेरे ख्याल से आपको लिखते लिखते समझ आती रहेगी बातें। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कवर्स अ number of assets, comma, the construction of each asset should be treated as separate contracts, कॉमा when। ठीक है, तो पहले लिख लो, फिर एक साथ कंटिन्यूटी में पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, मैं भी आपको समझा पाऊंगा। बट पहले पूरी बात लिख लो। when के बाद फर्स्ट पॉइंट लिखना, separate proposals have been submitted for each asset। तो हर पॉइंट में कीवर्ड्स है इंपॉर्टेंट, उनको अंडरलाइन जरूर करते हुए चलना। इसमें आपका सेपरेट प्रपोजल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, साथ साथ अंडरलाइन करते रहना। फिर लिखना सेकंड पॉइंट, सेपरेट negotiations have been carried out for each asset। separate negotiations have been carried out for each asset। तो इसमें जो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेपरेट नेगोशिएशंस, तो इसको अंडरलाइन कर लेना। और थर्ड पॉइंट लिखना, थर्ड, कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ ईच एसेट can be separately identified। cost and revenues of each asset can be separately identified। इसमें कॉस्ट, रेवेन्यू और सेपरेटली आइडेंटिफाइड को अंडरलाइन कर लेना।
चलो फिर एक और काम करो, इस पूरे पॉइंट को ऐसे कहीं पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट बनाओ, ऐसे एक एरो बनाओ और इसमें लिखो सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या सेगमेंटिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो। चलो तो इतना काम जल्दी से कर लो फटाफट। तो देखो हो गया, लिख लिया। चलो तो देखो ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है अब आपको नहीं लिखना, बस आपका लिखने का काम खत्म हो गया। मानो वैसे देखा जाए तो मेरे पास एक सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मेरे को मान लो 3 एसेट्स बनाने थे, एक एसेट ए बनाना था, एक एसेट बी बनाना था, एक एसेट सी बनाना था। तो ये एएस कह रहा है कि अगर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपको मानो एक से ज्यादा नंबर ऑफ एसेट्स बनाने, जैसे मैंने बोला 3 एसेट्स बनाने, तो एएस ने बोला फिर आप इन तीनों एसेट्स की कंस्ट्रक्शन को एक्चुअली में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करो। इवन द रियलिटी में है तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इनको आप 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करो। अगर ये 3 जो कंडीशंस लिखी हैं, अगर ये तीनों फुलफिल हो रही हैं तो मेरी बात समझ आ गई? तो आपको तीनों एसेट्स की कंस्ट्रक्शन को एक्चुअली में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील करना है, अगर ये जो तीनों कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही है तो। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया देखो, इसलिए इसको हमने बोल दिया सेगमेंटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेगमेंटिंग का मतलब समझते हो, कोई चीज को तोड़ देना। यानी अगर मैं एक तरह से और बोलूं कि मैंने एक ही कॉन्ट्रैक्ट को एक्चुअली में 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में तोड़ दिया है, इसी को हमने बोल दिया सेगमेंट करना। समझ आ गया? तो इसलिए हमारा पहला टॉपिक है कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग। तो पहले जो मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस करा है वो सेगमेंटिंग का करा है। अब 3 कंडीशंस क्या है फटाफट से देख लो, मेनली जो मेन कीवर्ड्स अंडरलाइन कराए हैं उन पे ही फोकस करना, वही मेन चीज है। पहली कंडीशन बोली कि इवन दो है एक ही कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हर एसेट के लिए सेपरेट प्रपोजल्स आपने सबमिट करे थे। क्योंकि बड़े बड़े काम जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले जो काम होते हैं ना, उसमें पहले आपने सुना होगा टेंडर वेंडर जो होता है, टेंडर निकलता है, उस टेंडर के तहत पे प्रपोजल सबमिट किए जाते हैं। तो हर एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए अगर सेपरेट प्रपोजल्स एक्चुअली में सबमिट हुए थे तो ये पहली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है? सेपरेट नेगोशिएशंस हैव बीन कैरीड आउट फॉर ईच एसेट। नेगोशिएशन का मतलब समझते हो? नेगोशिएशन, भाई हम दुकान में जाते हैं तो हम क्या करते हैं दुकानदार के साथ, दुकानदार से कुछ चीज खरीदी, उसने बोला 200 रुपए की, हम बोले नहीं 100 रुपए देंगे हम। तो ये क्या करते हैं हम लोग, बार्गेनिंग जिसको बोला जाता है, ये एक तरह से नेगोशिएशन होती है। तो हर एसेट के लिए कहीं ना कहीं सेपरेट नेगोशिएशन हुई है इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ कॉस्ट, पैसों को लेके कि इस एसेट को बनाने में इतने पैसे लगेंगे, इस एसेट को बनाने में इतने पैसे लगेंगे, इस एसेट को बनाने में इतने पैसे लगेंगे। तो तीनों एसेट्स के लिए, मतलब मेरे एग्जांपल में तीनों एसेट्स की सेपरेट नेगोशिएशन हुई है, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन क्या है? क्योंकि भाई अब तीसरी कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली सारा काम करा है, तो आपने प्रैक्टिकली प्रॉफिट्स निकालने के लिए क्या देखा है कि आपको कॉस्ट निकालना पड़ता है अलग अलग, आपको रेवेन्यूज आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो अगर आप तीनों को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील कर रहे हो तो आप खुद सोच के बताओ, क्या तीनों की आपको सेपरेट पता नहीं होनी पड़ेगी कि भाई एसेट ए की कॉस्ट और रेवेन्यू कितनी है, एसेट बी की कॉस्ट रेवेन्यू कितनी है, एसेट सी की कितनी है। आपने जब परसेंटेज कंप्लीशन मेथड देखा सीखा, उसमें मेन यही 2 चीजें तो लगती है, एक प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू और दूसरा कॉस्ट। तो तीनों एसेट्स की, मतलब सारी एसेट्स की आप कॉस्ट और रेवेन्यू को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो फिर मैंने क्या बोला, एक कॉन्ट्रैक्ट है, अलग अलग एसेट है, बट इनको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करना है। समझ में आ गई? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो जब क्वेश्चन आएगा, मैंने इसलिए बोला यहां से सिर्फ केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आएगा और उसमें सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, उसमें सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। करा नहीं रहा कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपकी स्टडी मैट में वो आपको दिखा रहा हूं, वो आप खुद कर लोगे, मैं आपको सिर्फ पढ़वा लेता हूं। तो देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो आपका एक्चुअली इस एएस का है वो इसी टॉपिक के ऊपर है, जो अभी हमने करा नहीं था।
एकदम फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसका, तो मैं दिखा देता हूं, ये रहा। देखो ये आपका इस टॉपिक के ऊपर है, तो आप चाहे तो अपने नोट्स में जहां पे आपने लिखा होगा आप उसमें यहां पे मेंशन भी कर सकते हो कहीं पे कि इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक मिनट रुको, रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो आप कहीं पे लिख सकते हो रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो आपके स्टडी मैट में जो बेसिकली पहला क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर है, तो पढ़ो एक बार, देखो पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है XYZ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो हम एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स समझते हो ना, जैसा आपने देखा होगा बड़ी सी मार्केट प्लेसेस होती हैं, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें अलग अलग दुकानें होती है, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, बैंक्स भी खुलते हैं, मतलब तरह तरह की स्टैब्लिशमेंट्स खुलती है। इट हैज सेपरेट प्रपोजल्स रेज्ड फॉर ईच यूनिट। दिख गया कीवर्ड पहला, सेपरेट प्रपोजल्स रेज्ड फॉर ईच यूनिट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। सिंस ईच यूनिट इज सब्जेक्ट टू सेपरेट नेगोशिएशंस, he is able to identify the costs and revenues attributable to each unit। तो तीनों कंडीशन देखो उसने लिख के दे दी। तो आपसे क्या पूछ रहा है, should XYZ Limited treat construction of each unit as a separate construction contract according to AS7। तो कह रहा है कि वैसे तो देखो कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल कॉम्प्लेक्स बनाने का था देखा जाए तो, लेकिन कॉम्प्लेक्स में अलग अलग यूनिट्स हैं। यहाँ पे यूनिट्स का क्या मतलब है, किसी को समझ में आया? व्हाट डज यूनिट्स मीन्स? भाई एक बड़े से कॉम्प्लेक्स में अलग अलग दुकानें खुलेंगी, ऐसे 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 दुकानें खुलेगी, तो हर दुकान एक अलग यूनिट मानी जाती है। तो वो कह रहे हैं कि इसको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील करें या हर यूनिट को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील करें। सेपरेट, क्योंकि तीनों जो कंडीशंस, लॉजिकल कंडीशंस हमें AS7 ने बताई है और तीनों भी आपकी फुलफिल हो रही। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे, जब आएगा क्वेश्चन में लिखवा दी ना आंसर, बट अब आंसर में क्या लिखोगे, पूरा डिट्टो सेम प्रोविजन जो मैंने अभी नोट्स में लिखवाया पहले वो लिख लोगे। फिर लॉ में सीखा हुआ है आपने कैसे केस स्टडी आंसर करते हो, पहले प्रोविजन लिखते हो, एज पर AS7 करके पूरा प्रोविजन छाप दोगे। सेकंड पैरा में क्या लिखते हो, एनालिसिस, मतलब बेसिकली प्रेजेंट केस में जो कहानी है उसी को वापस से लिख लेते हो कि इन द गिवन केस एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और वगैरह वगैरह करके पूरा क्वेश्चन से कहानी टेप लेते हो, और लास्ट पैरा में क्या करते हो, कंक्लूजन। ऐसे करते हो ना, लॉ के अंदर भी आप आंसर ऐसे ही करते हो। कंक्लूजन में आप फाइनली क्या बोलोगे, सिंस ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर AS7 इज सेटिस्फाइड, हेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच यूनिट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। कर लोगे, मतलब समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अगर हाँ तो वही तो बोला मैंने भी, तो वही बताया, थियोरेटिकली तो बताया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ट्राई खुद करो, अगर सेगमेंटिंग समझ में आ गया तो कंबाइनिंग वर्ड पढ़ के क्या लगता है आपको? कंबाइनिंग, इसका ठीक उल्टा, सेगमेंटिंग का ठीक उल्टा। सेगमेंटिंग में क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, हमने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में तोड़ दिया। कंबाइनिंग में क्या होगा, उल्टा, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गए बट हम उसको एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, बस उसको बोल दिया हमने कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर हो गया? तो बस ऐसा ही है। सेकेंड पॉइंट भी फटाफट से फिर खत्म कर लो। तो लिखो इसमें सेकेंड पॉइंट में, अ ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ग्रुप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉमा, ये कंबाइनिंग हो जाएगा, हाँ, वेदर विद अ सिंगल कस्टमर और विद सेवरल कस्टमर्स। ये बड़ी मजे की बात है, मतलब चाहे वो एक कस्टमर के साथ हो चाहे कई सारे कस्टमर्स के साथ हो, शुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, मतलब कंबाइन कर लो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में कंबाइन कर लो। अगेन AS7 क्या बोलेगा, कुछ कंडीशंस बताएगा, है ना, अगेन 3 कंडीशंस बताएगा कि अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो रही हैं
तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को आप सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट कर लो। तो उसमें पहली कंडीशन लिखो, दे आर नेगोशिएटेड as a single package. They are negotiated as a single package. तो negotiated और single package दोनों को अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन लिखना, Combined proposal is submitted. नहीं, दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। Therefore, cost and revenue can't be identified. आ जाओ, लिख लो, आप ही लिख लो। दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, तो इंटर रिलेटेड को अंडरलाइन कर लो। और थर्ड लिखो, दे आर परफॉर्म्ड कॉनकरेंटली। कॉनकरेंटली का मतलब लिख लो, दैट इज in a continuous sequence. That is in a continuous sequence. तो इसमें कॉनकरेंटली को अंडरलाइन पर पूरे को ही कर लो, बल्कि परफॉर्म्ड कॉनकरेंटली को पूरे को ही अंडरलाइन कर लो, है ना। तो जब भी आंसर लिखो तो जहां भी मैंने ऊपर भी जैसे आपको सेगमेंटिंग में कीवर्ड्स अंडरलाइन कराए और यहां पे भी कराए, इनको जरूर मतलब याद रखना, मतलब ये होने चाहिए, तभी मतलब समझ लो कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिल पाएंगे। और दूसरा काम बताओ, इसको बड़ा सा वही, हाँ, तो ये अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लो, कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज हमने हेडिंग यही डाली ना, कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग। तो पता तो होना चाहिए कंबाइनिंग और सेगमेंटिंग का मतलब क्या है। तो इसको लिख सकते हो कंबाइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो मतलब क्या है, क्या क्या कंडीशंस है। पहली कंडीशंस हमने बोली कि ये नेगोशिएट हुई है एज अ सिंगल पैकेज, मतलब इवन दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन अब उसका मतलब एक तरह से उल्टा हो गया कि जो इसकी प्राइस हमने सेट करी है वो अलग अलग सेट नहीं करी कि हर कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्राइस है, हमने पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एज अ होल मतलब एक प्राइस, कंबाइंड प्राइस सेट करी है कि भाई ये काम भी कर लेना, ये काम भी कर लेना, ये भी बना लेना, वो भी बना लेना, और इसके हमने एक सिंगल प्राइस सेट कर ली है, ठीक है। और सेकेंड है, दे आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, मतलब जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी बात हो रही है वो आपस में रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और तीसरी बात क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का काम परफॉर्म होगा वो क्या होगा, कॉनकरेंटली होगा, मतलब एक के बाद एक होगा, पहले एक काम खत्म हुआ, फिर उसके बाद दूसरा काम खत्म होगा, फिर तीसरा काम खत्म होगा, ऐसे। तो अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो फिर ये आपको क्या करना है, इवन दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स है बट इसको आप ट्रीट करोगे एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट यस, मतलब इसलिए इससे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ कोर्स कोई बनेगा ही नहीं, आएगा तो जैसा भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया उसी तरह का कोई क्वेश्चन बन के आएगा, छोटी मोटी केस स्टडी। आपको ये कंडीशंस आइडेंटिफाई करके कंडीशंस लिखनी होगी और फाइनली अपना कंक्लूजन बताना होगा। समझ में आ गया, हाँ कि ना? तो चले आगे, ठीक है। चलो, बस ऐसी छुटपुट बातें ही बची हुई हैं, अनइंपॉर्टेंट, मतलब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझनी है आपको। तो सेकंड मतलब आज की सेकंड हेडिंग लिख लो। हाँ हाँ, खत्म हो जाएगा आज। लिख लो कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल एसेट्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल एसेट्स, इसको भी आप कह सकते हो, यहां से भी मेंशन कर लो, ये भी केस स्टडी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल एसेट, तो इसमें लिखो नीचे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एडिशनल एसेट should be treated as
a separate contract when, तो पहले तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट को अंडरलाइन कर लो. सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट एसेट डिफर्स सिग्निफिकेंटली in design, technology or function, from the assets covered by the original contract. और इसमें लिखना और का मतलब बताओ क्या होता है? या फिर, मतलब ये या फिर ये. लिखो द प्राइस ऑफ द एसेट इज नेगोशिएटेड without regards to the original contract price. चलो लिख लो ये फटाफट. Price of the asset is negotiated without regards to the original contract price. तो किसी को बाय एनी चांस समझ में आया कि मुद्दे की बात यहां पे किसकी हो रही है इस टॉपिक में? कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल एसेट. क्या मतलब हुआ कि कोई आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था जिसके तहत आप मानो एक कोई बिल्डिंग बना रहे थे, ऐसे ही बोल लेते, कोई बिल्डिंग बना रहे थे, ठीक है. अब जिस कस्टमर के लिए आप काम कर रहे थे वो आपके पास आया, उसने बोला यार आप अभी जो काम कर रहे हो बढ़िया सा काम कर रहे हो, एक काम करो मुझे, आप ये मानो आप एक ऑफिस बना रहे थे, किसी कस्टमर का एक ऑफिस बना रहे थे. उसने बोला यार आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो एक काम करो मेरे पास एक जमीन पड़ी हुई है, उसमें मेरा एक घर भी बना दो. आप काम बढ़िया कर रहे हो, आप मेरा एक घर भी बना लो, मेरे पास एक जमीन पड़ी हुई है खाली, मुझे उस पर भी कंस्ट्रक्शन करानी है, आप उस पर घर भी बना लो. तो मुझे बताओ क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में एडिशनल एसेट आ गया? एडिशनल एसेट आ गया. अब सवाल ये उठा, ये एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप एक ऑफिस बना रहे थे किसी कस्टमर का, और एडिशनल एसेट में आपको क्या बनाना है? कस्टमर का नया घर बनाना है. तो सवाल क्या उठा कि ये जो अब नया घर बनाने का जो काम आया, क्या इस एडिशनल एसेट को उसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मान रहा है जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि उसमें याद है एक वेरिएशन होता था, हमने वेरिएशन पढ़ा था कि भाई एग्जिस्टिंग काम में कुछ आपने चेंज कर लिया, स्कोप बदल दिया काम का, तो क्या आप इसको मतलब एक तरह से वेरिएशन ट्रीट करके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मानोगे, या इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट मानोगे कि भाई एक नया ही कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इट इज ऑल टुगेदर ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, समझ में आ गया. तो क्या कंडीशन डाली उसके लिए? एएस ने बोला कि भाई इसको आपको एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करना है. अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज फुलफिल हो गई तो, अब यहां पे और लिखा हुआ है, ऊपर की डिस्कशंस में हमने और नहीं लिखा था, मतलब वहां पे सारी कंडीशंस होनी थी, या हमने और लिखा है इसलिए मैंने अलग से बड़ा लिखा, या तो ये या तो ये. अगर दोनों में से एक भी फुलफिल हो गया तो फिर आपको इस एडिशनल एसेट के काम को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करना है. तो पहली कंडीशन क्या है, फटाफट से पढ़ लो. एसेट डिफर्स सिग्निफिकेंटली इन डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फंक्शन. बताओ, लग रहा है आपको मेरे एग्जांपल में देख के? भाई ये ऑफिस है, इस पे आप ऑफिस का काम करोगे, ये घर है, इस पे आप रहोगे. तो सिग्निफिकेंटली ऑल टुगेदर एक डिफरेंट एसेट है, क्योंकि इसका पर्पस अलग होगा, इस एसेट का फंक्शन अलग होगा, डिजाइन पूरा अलग होगा. भाई ऑफिस का डिजाइन अलग होगा, इसका डिजाइन अलग होगा.
ठीक है। या फिर क्या बोला हमने कि भाई द प्राइस ऑफ द एसेट इज नेगोशिएटेड विदाउट रिगार्ड्स टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि आप जो ऑफिस बना रहे थे उसकी आपने कुछ प्राइस बोली, मानो 25 लाख रुपए की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोल रखी थी। अब ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट आया, आपने बोला कस्टमर को कि यार कस्टमर इसकी प्राइस में अपने मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं रखूंगा, इसकी मैं बिल्कुल नए कॉन्ट्रैक्ट की तरह प्राइस रखूंगा। मानो ये बड़ा घर बना रहे हो तो ये मैं 30 लाख पे बनाऊंगा। कस्टमर बोल सकता ना यार इतना पैसा क्यों ले रहे हो, मैं तुमसे ऑलरेडी एक काम करा रहा हूं, सस्ते में काम कर लो, उसी में कुछ ऐड कर लो। लेकिन मैं बोल रहा हूं नहीं, मेरे लिए दूसरा काम है, ये काम करा रहे हो 25 लाख में करूंगा, ये काम करा रहे हो ये मैं किसी भी और कस्टमर के लिए 30 लाख पे करूंगा, आपके लिए भी 30 लाख के लिए करूंगा। आपको करवाना करवाओ वरना भाड़ में जाओ। समझ में आ गया? तो पॉइंट ये है कि इन दोनों में से कोई भी एक बात अगर फुलफिल हो गई तो फिर आप इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करोगे। बताओ समझ में आ गया ये भी? चलो ठीक है, बस हो गया, चलते। लिख लिया था पूरा, मतलब ये सब नहीं, ऑफ कोर्स ऊपर नोटिंग हो गई थी, ठीक है। तो लिखते चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक। बस अंतिम सांसें ले रहा है, फिर सब कुछ खत्म। छुट्टी कैसे हो जाएगी? फिर यशस्विन यहां पे आके बचे हुए सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस लाइव करेंगे सभी बच्चों के सामने, और उसके बाद छुट्टी। मंजूर है? चलो हेडिंग डालो, अनकलेक्टेबल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो इसमें भी लिखो, व्हेन एन uncertainty arises in collectibility of an amount पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखना है, इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, included in contract revenue and दूसरा पॉइंट recognized in P&L as revenue। मतलब ये मैंने पॉइंट्स में तोड़ दिया है, ओरिजिनली तो एक पार्ट ऑफ सिंगल सेंटेंस है, मैंने इसको पॉइंट्स में तोड़ दिया है ताकि पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा। देन सच uncollectible amount is recognized as an expense, ब्रैकेट में लिख लो, दैट इज लॉस इन P&L अकाउंट, इन P&L अकाउंट, खत्म। कलेक्टेबल अमाउंट, नेगोशिएशन में 1% टू 2% नहीं, नेगोशिएशन का मतलब तीर्थ होता है, जैसे कि मैंने बोला प्राइस को लेकर, पैसों को लेकर कि कितने में काम करोगे, ठीक है ना। जैसे आप दुकान में कुछ सामान खरीदते हो तो आप प्राइस को लेकर नेगोशिएशन करते हो ना, बार्गेनिंग करते हो, तो वहां पे नेगोशिएशन का मतलब वो है, ठीक है। लिख लिया? तो देखो, पता है मैं आपको एक बात बोलूं, यहां पे जो आपने बात लिखी ना, ये जो पॉइंट है मैं ऐसे लिख रहा हूं, अभी लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट सिमिलर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप सभी को पता है क्या होता है? क्या होता है बताओ? इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ये होता है कि कुछ परसेंट हम प्रोविजन बना के चलते हैं स्टार्टिंग में। क्यों बनाते हैं? मतलब मीन तो वही है ना। हाँ, प्रूडेंस तो ठीक है, लेकिन क्यों बनाते हो? मतलब असली क्या है? असली बात बोलो ना, कि जब भी आपको लगता है कि यार कुछ पैसा ऐसा है जो मेरे को मिलेगा नहीं, मैं रियलाइज नहीं कर पाऊंगा, मैं कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तभी तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो।
यानी आपको फ्यूचर में लगता है कि कल को हो सकता है मुझे थोड़ा बहुत बैड डेट हो जाएगा, तो आप प्रोविजन बनाते हो। तो ये वही चीज तो है। क्या लिखा है, वो कह रहे हैं व्हेन एन अनसर्टेनिटी अराइजेस इन कलेक्टिबिलिटी ऑफ एन अमाउंट, कोई पैसा कलेक्ट करने की आपको अनसर्टेनिटी हो रही है जो आप ऑलरेडी रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज कर चुके हो। मुझे बताओ, ये जो बैड डेट आप रिकॉर्ड करते हो वो कोई पुरानी क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट ही तो करते हो, और क्रेडिट सेल्स क्या होता है, आप पीएनएल में रिकॉर्ड कर देते हो उसको। तो आपने क्रेडिट सेल पीएनएल में रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बाद में लग रहा है कि वो पैसा मिलेगा नहीं, तो आप वो बैड डेट मान लेते हो और उसके अगेंस्ट क्या बना लेते हो, प्रोविजन बना लेते हो। यही तो है। तो यही बात तो लिखी है, इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल एज रेवेन्यू। समझ में आ गया, वो अमाउंट जो आप रेवेन्यू में इंक्लूड कर चुके हो और उसको पीएनएल में रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज कर चुके हो। तो अगर ऐसे अमाउंट को लेके कलेक्ट करने से रिलेटेड आपको कोई अनसर्टेनिटी लगती है, आपको लगता है पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो फिर प्रूडेंस, जैसे कि बोला था उधर से प्रूडेंस, तो प्रूडेंस क्या कहता है, उस पॉसिबल लॉस को आप अपने पीएनएल में रिकॉर्ड कर दो। तो आप जब बचपन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते थे तो आपको याद है आप पीएनएल अकाउंट में इसको डेबिट साइड पे लिखते थे। क्यों लिखते थे, क्योंकि आप इसको एक एक्सपेंस मानते थे, आप इसको लॉस मानते थे। तो सेम टू सेम चीज वो यहां पे यही बोल रहा है, बस दैट्स इट। समझ में आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? चलो ठीक है, आओ अगला कॉन्सेप्ट मैं बस लिखवा रहा हूं, बट इसकी एप्लीकेशन आपको पता भी नहीं चला, आप ऑलरेडी क्वेश्चन में कर चुके हो। तो लिखो चेंजेस इन एस्टिमेट्स। हाँ बिल्कुल सही। कौन सा क्वेश्चन था जरा देख के बताओगे? 9 या 8 कुछ था। 9 तो आप लिख सकते हो रेफर। चलो तो एक काम करते हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं। रेफर क्वेश्चन 9 लिख लो, पिछली क्लास का जो लास्ट में हमने एक क्वेश्चन करा था बढ़िया वाला। तो याद करना उस क्वेश्चन में क्या कहानी हुई थी, कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो। ये रहा देखो क्वेश्चन। हाँ आपको याद है स्टार्टिंग में रेवेन्यू कितना चल रहा था हमारा, 9000 चल रहा था, है ना। और बाद में आई थिंक सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स तो रेवेन्यू क्या हो गया था, 9200 हो गया था। तो बेसिकली रेवेन्यू का आपका एस्टीमेट चेंज हो गया था, रेवेन्यू का एस्टीमेट चेंज हो गया था। तो मेरा सवाल यह है, जब ईयर 2 में रेवेन्यू आपका 9000 से 9200 हो गया था, तो क्या आप पुराने साल में जाके वहां पे आपने चेंजेस करे थे कि आप ईयर 1 में जाओ, ईयर 1 की कैलकुलेशन देखो, ईयर 1 में सारी कैलकुलेशन 9000 के हिसाब से हो रखी है, देखो ये रही। तो आप क्या ईयर 2 से वापस ईयर 1 में पुराने सालों में गए थे कि अरे पुराने साल में तो 9000 लेके काम कर रखा है, उसको चेंज करो? क्या आपने ऐसा करा था? नहीं करा था, ठीक है ना। क्योंकि जब भी एस्टीमेट चेंज होता है ना, कोई भी एस्टीमेट चेंज होता है अकाउंटिंग में, तो उसको हम लोग हमेशा प्रोस्पेक्टिवली डील करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करते। एक टर्म होता है प्रोस्पेक्टिवली, एक टर्म होता है रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, पीछे जाके पूरा चेंज करते बैठो। लेकिन एस्टीमेट जब चेंज होते हैं जब भी, तो हम पीछे कभी जाके नहीं चेंज करते, जिस दिन से चेंज हुआ है उस दिन से चेंज को कंसिडर करके चेंज करते हैं। समझ में आ गया? तो पॉइंट ये कि अगर आपके रेवेन्यू का एस्टीमेट चेंज हो रहा है, हो सकता है कॉस्ट का एस्टीमेट चेंज हो रहा है, तो भाई आप क्या करोगे? भाई जैसे कॉस्ट भी तो चेंज हुई थी। अगर आप नोट करोगे पहले साल हमारी कॉस्ट कितनी थी, अगर आप देखोगे 8050 थी। ये देखो, ये दिख रही है आपको, ईयर 1 में हमने 8050 की टोटल कॉस्ट लेके कैलकुलेशन करी थी, लेकिन यही आई थिंक ईयर 2 में देखो कितनी हो गई थी, 8200 हो गई थी। तो फिर से मुझे बताओ, क्या आप पीछे वापस से गए थे, अरे पुरानी पिछले साल तो हमने डिग्री ऑफ कंप्लीशन 8050 लेके का रखा है, उसको चेंज करो, पिछले साल की सारी चीजों को चेंज करो? ऐसा किया था आपने? क्या नहीं किया था। रेवेन्यू में भी नहीं किया, कॉस्ट में भी नहीं किया। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्या बन के आ रहा है, आई थिंक इतना काफी है। कॉन्सेप्ट क्या बन के आ रहा है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई एस्टीमेट चेंज होता है, रेवेन्यू को लेके, कॉस्ट को लेके, कोई भी और चीज को लेके, तो आपको उसको प्रोस्पेक्टिवली डील करना है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करना बस। तो आपने एक्चुअली आपको पता नहीं लगा, बट आपने उसको ऑलरेडी इस चीज को अप्लाई करा था, बस आपको बताया नहीं था मैंने कि देखो चेंज इन एस्टीमेट हो रहा है, ठीक है। तो AS7 बस यही बात बोल रहा है इसके अंदर। समझ में आ गया? तो बस अब आप लिख लो फॉर्मेलिटी के लिए, इसी बात को लिखना।
अब आपको लिखते लिखते होपफुली समझ भी आएगा लिखना, इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कॉमा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is treated as change in accounting estimate इसको एक काम करो, ऐसे फर्स्ट पॉइंट डाल दो और दूसरे पॉइंट पे लिख के कर लो, इट इज ट्रीटेड prospectively, that is from the year in which yes such change, मतलब वो आप अपनी अंग्रेजी भी लिख सकते हो, such change is made and subsequent years, मतलब जिस साल चेंज हुआ उस साल से लेके आगे के सालों तक आप उसको लेके चलोगे। मतलब हमारा वही रेवेन्यू अगर 9000 से 9200 हो गया तो ईयर 2 से 9200 हुआ, तो आपने इसलिए ईयर 2 में 9200 लिया, ईयर 3 में 9200 लिया, लेकिन पहले साल आपने 9000 लिया था वो आपने 9000 ही रहने दिया, उसको वहां जाके चेंज नहीं करा, बस। ठीक है, हो गया डन, ये भी समझ में आ गया। चलो बस अब लास्ट टॉपिक, हाथ के हाथ खत्म ही कर लो, फिर सारा काम ही खत्म हो जाएगा। आई थिंक एक इकलौता एएस है जहां पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैं अच्छे से आपको कराना चाहता हूं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसके अंदर से क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन मतलब आपके पेपर में, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है तो आपको मैं बता देता हूं। आप जितने भी एएस पढ़ते हो ना, जितने भी एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सारे एएस मेन अकाउंटिंग से रिलेटेड बातें तो करते ही हैं, साथ में वो डिस्क्लोजर्स भी बताते हैं कि रिलेटेड आपको डिस्क्लोजर्स क्या करनी है। डिस्क्लोजर्स आप कहां करते हो आपको पता है? नोट्स टू अकाउंट्स में करते हो, बचपन में सुना आपने। डिस्क्लोजर्स कहां करी जाती है? नोट्स टू अकाउंट्स में करी जाती है। तो एएस बताता है कि जो भी एएस की बातें आप यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर्स देनी है, ताकि पढ़ने वाले को पता हो ना। भाई हर किसी को एएस थोड़ी ना होता, आपको मेरे को आ जाएगा एएस, लेकिन बाकी कोई और पढ़ रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको क्या पता, उसको क्या पता परसेंटेज कंप्लीशन मेथड कुछ है या क्या है, तो उसको तो आपको बताना पड़ेगा ना, थोड़ा आइडिया तो देना पड़ेगा, तभी तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ पाएगा, तभी तो उसे समझ में आएगा कि कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का आपने प्रॉफिट कैसे बुक कर रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जब तक आप बताओगे नहीं, पढ़ने वाले को कैसे पता लगेगा। इसी कारण से एएस, जो भी एएस है, सारे एएस आपको डिस्क्लोजर्स भी बताते हैं कि क्या क्या करनी है। आपने एएस 20 पढ़ा, मैंने उसमें नहीं कराया, उसकी इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए, लेकिन एएस 20 अर्निंग पर शेयर वो भी बताता है कि डिस्क्लोजर्स क्या क्या करनी है आपको एएस 20 से रिलेटेड। ठीक है, बट एएस 7 में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अंदर से निकल के आ जाता है, तो ये आपको करना है, और है भी हमारे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन भी एएस से। तो आप लिख लो क्या क्या डिस्क्लोजर्स करनी है। तो पहली लिखना जनरल डिस्क्लोजर्स, जनरल डिस्क्लोजर्स। तो अगर आपको पूरा एएस अभी तक समझ में आ गया है तो आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे जो मैं लिखता रहूंगा। तो जनरल डिस्क्लोजर्स में आपको क्या करना है, क्या लिख के बताना है, लिखो अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। तो पीएनएल में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना सिखा दिया मैंने आपको कि कैसे आप पीएनएल में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू डालते हो। तो बस ये बताना है कितना आपने कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रखा है। फिर दूसरा पॉइंट लिखो, मेथड टू डिटरमाइन
मेथड टू डिटरमाइन द कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। आपने कैसे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकाला पीएनएल के अंदर, तो आप यहां पे पता है बेसिकली क्या बताओगे कि हमने परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करा है। रेवेन्यू निकालने के लिए हमने क्या फॉलो करा है, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड यूज किया है। फिर और क्या बताओगे, लिखो मेथड यूज्ड टू determine stage of completion। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आप निकालते हो, तो कैसे निकाला आपने बताओ, कितने मेथड्स वैसे मैंने आपको बताए थे, 3 बताए थे, बट हम कौन सा फॉलो करते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट। तो आप मतलब बताओगे कि हाँ हमने कॉस्ट के हिसाब से डिग्री ऑफ कंप्लीशन या स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करी है। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, जनरल डिस्क्लोजर्स हो गई। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ऐसी नेक्स्ट मेन पॉइंट लिखो, डिस्क्लोजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस एट रिपोर्टिंग डेट। किसी को रिपोर्टिंग डेट का मतलब पता है क्या होता है, एएस बहुत यूज करता है टर्म्स, रिपोर्टिंग एंटिटीज, रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग डेट का मतलब किसी को पता है क्या होता है, बेसिकली सिंपली मींस बैलेंस शीट डेट। ठीक है ना, तो एएस बैलेंस शीट डेट नहीं बोलता, एएस बोलता है रिपोर्टिंग डेट, जिस दिन आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो, जैसे 31 मार्च हो गई। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, आप एक बार हेडिंग पढ़ो, डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस एट रिपोर्टिंग डेट। बोले तो बैलेंस शीट की डेट पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना जो आपके काम पे होंगे, अभी जो चल रहे होंगे। इन प्रोग्रेस मतलब क्या है, जिन पे अभी काम चल रहा होगा। तो उन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड आपको कुछ और डिस्क्लोजर देनी होती है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर समझ लो, रिलेटिंग टू पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी हमें सब कुछ बताना पड़ता है। अब इसमें क्या क्या चीजें बतानी पड़ती हैं, लिखो फर्स्ट एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कॉस्ट है ये, कॉस्ट इनकर्ड एंड recognized profits less recognized losses up to the reporting period। तो देखो फिर से आ गया रिपोर्टिंग पीरियड। मतलब कितना पर्टिकुलर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने कॉस्ट अभी तक इनकर कर लिया है, कॉस्ट टिल डेट हो गया सिंपली, और उसमें से कितना प्रॉफिट आपने रिकॉग्नाइज कर दिया या कितना लॉस आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है ना। तो जैसे आप हर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट की कैलकुलेशन करते हो, कॉस्ट की, प्रॉफिट की, लॉस की, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि अभी तक कितना आपने कर लिया है। समझ में आ गया? ऐसी दूसरा, अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड। अगर आपने कस्टमर से एडवांस वगैरह ले रखा है तो ये भी बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने कितना कस्टमर से एडवांस लिया हुआ है। फिर तीसरा, अमाउंट ऑफ रिटेंशंस। किसी को याद है मैंने बताया था रिटेंशन के बारे में, क्या बताया था बताओ अगर याद है तो। वेरी गुड, कस्टमर जो पैसा रोक लेता है, बिल्कुल सही वर्ड यूज करे आपने कि कस्टमर जो पैसा रोक लेता है, अपने पास रख लेता है, उसको बोलते हैं रिटेंशन, है ना। मतलब ये रोक लेता है मतलब ये नहीं ये चोरी कर लेता है, इट मींस
कि वो बाद में देगा, बाद में देगा, राइट। एक तरह से सिक्योरिटी के तौर पे रख लेता है वो। तो ये सारी आपको डिस्क्लोजर्स करनी है रिलेटिंग टू दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन प्रोग्रेस एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट। क्लियर हो गया? फिर आओ लास्टली, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर डिस्क्लोजर में मैं बोलूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें 2-3 सितारे लगा लो। इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से अपनी स्पेसिफिक अलग रिक्वायरमेंट ही आ जाती है क्वेश्चन में। तो लिखना प्रेजेंटेशन, क्या प्रेजेंटेशन करनी होती है आपको, लिखो इसके नीचे करके लिखना, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ब्रैकेट में लिख लो एसेट, एंड ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, ड्यू टू कस्टमर, इसके ब्रैकेट में लिख लो लाइबिलिटी। ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर सिंपली मीन्स व्हाट, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर मतलब कस्टमर से कितना अमाउंट लेना है। तो मुझे बताओ, कस्टमर से अगर आपको पैसा लेना है तो वो आपका क्या हो गया, डेटर हो गया। एग्जैक्टली सही कह रहा है, डेटर हो गया, तो दैट मीन्स वो हमारा एसेट हो गया। लेकिन अगर उल्टा हो गया कि आपको एक्चुअली में कुछ ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है, मतलब आपको देना है, सर ऐसा भी हो सकता है कि हमें कस्टमर को पैसा देना है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है। अगर आपने बताओ मानो पहले से एडवांस ले लिया है कस्टमर से, ज्यादा एडवांस अमाउंट ले लिया है, कुछ बहुत चालू कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो कुछ ना कुछ बोल बोल के पैसा बहुत सारा ले लेते हैं कस्टमर से पहली। तो अगर आपने ज्यादा पैसा ले लिया ऑलरेडी कस्टमर से, तो कहीं ना कहीं काम आपने कम कर रखा है और पैसा ज्यादा ले रखा है, तो वो आपकी क्या हो गई, एक तरह से लाइबिलिटी हो गई। अगर आप कस्टमर से एडवांस ले लेते हो वो आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो बस उसी को यहां पे क्या बोल दिया है, ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, इसलिए मैंने इसके ब्रैकेट में क्या लिखा, लाइबिलिटी। ठीक है, बट ये आपको प्यार से सजा के दिखाना होता है, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर है कि ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है, ये आपको प्रेजेंटेशन करके दिखानी होती है कि कितना है, क्या है। तो ये प्रेजेंटेशन आपको याद रखनी है, जो अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा। बहुत आसान है वैसे, बट याद रखनी है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन जो आता है ना, क्वेश्चन कई बार यही बोल देता है, कैलकुलेट करो ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर और ड्यू टू कस्टमर। तो आपको जैसे मैं प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा हूं, आपको वही प्रेजेंटेशन करके दिखानी होती है। ठीक है, तो आओ लिख लो मेरे साथ कैसे प्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले लिखना होता है कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड, फिर इसमें प्लस करना होता है, प्लस रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट्स। और डोंट वरी, क्वेश्चन भी करेंगे तो इसके ऊपर बोल ही रहा हूं, क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन में भी देखोगे इसके एप्लीकेशन। तो प्लस करते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट्स और माइनस करते हैं, प्रॉफिट्स प्लस करा तो बताओ माइनस क्या करेंगे, लॉसेस, है ना। तो जो भी है मतलब रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट्स या रिकॉग्नाइज्ड लॉसेस वो हम माइनस करेंगे। और फिर एक और चीज माइनस करनी होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस बिलिंग्स। तो जो वर्ड लिख रहा हूं वही लिखना, आप प्लीज उसको चेंज मत करना। प्रोग्रेस क्या बोला मैंने, बिलिंग्स। अब इस टर्म के ऊपर आप बड़ा सा स्टार लगा लो, ये होता क्या है, कैसे निकलता है, ये भी अभी बताऊंगा। बट ये सब प्लस माइनस करने के बाद आपका जो भी आंसर बचेगा, अगर ये जो आंसर बच रहा है, अगर ये प्लस में बच रहा है, प्लस में बचने का मतलब पॉजिटिव बच रहा है, तो आप इसको बोलोगे ग्रॉस अमाउंट, करेक्ट, ड्यू फ्रॉम कस्टमर। तो अगर ये आंसर प्लस में आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर। और बताओ अगर मान लो ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ड्यू टू कस्टमर, तो ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। ठीक है, ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर क्या है आपका, एसेट है, और ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर क्या है आपका, लाइबिलिटी। चलो तो पहले इतना लिख लो।
पहले इतना लिख लो, और एक स्टार मार्क करा था ऊपर। एक टर्म हमने यूज करी थी प्रोग्रेस बिलिंग्स, तो प्रोग्रेस बिलिंग्स इज इक्वल टू लिखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही देता है ना, तो मेरे को आपको उस हिसाब से तो बताना पड़ेगा ना, नहीं तो जब क्वेश्चन आएगा आप फंस जाओगे कि आपने तो सर कुछ और बताया था और क्वेश्चन में कुछ और गिवन है। तो प्रोग्रेस पेमेंट्स इज इक्वल टू प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड प्लस प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड, प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड। प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड का मतलब सिंपली हो गया दैट इज रिटेंशन, ब्रैकेट में लिख लो दैट इज रिटेंशन। और ये करने के बाद आप इस पूरे एस को क्लोज कर सकते हो। बस ये लास्ट था आपका काम, ये आपका एस कंप्लीट। बट प्रोग्रेस बिलिंग्स का मतलब क्या हुआ? मान लो मैंने कस्टमर से बोला कि लाओ कस्टमर आपको 1 लाख रुपए देने हैं, जितना काम हो गया उसके हिसाब से आपको 1 लाख रुपए देने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या कस्टमर पूरा 1 लाख रुपए दे देता है? नहीं देता, वो कुछ पैसा रिटेन कर लेता है। मान लो 1 लाख में से उसने 20,000 रुपए रिटेन कर लिया, तो इसको मैंने आपको क्या बताया था, इसको क्या बोलते हैं? इसको रिटेंशन बोलते हैं। तो अल्टीमेटली कस्टमर कितना पैसा हमको देता है 20,000 रिटेन करने के बाद? 80,000, यही बताया था। तो इसी से निकाला मैंने। देखो प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब क्या है, कितने पैसे आपने मंगवा लिए कस्टमर से, 1 लाख रुपए। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड क्या हो गया, रिसीव्ड कितना पैसा रिसीव हुआ है, 80,000। और प्रोग्रेस पेमेंट येट टू बी रिसीव्ड कितना है, जो पेमेंट आपने मंगवा ली बट अभी रिसीव नहीं हुई, 20,000। तो बस इन दोनों को जोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली 1 लाख ही तो आ रहा है। तो आपको तो ये 1 लाख की फिगर लेनी होती है, ऊपर की कैलकुलेशन में आपको क्या लेनी है, आपको तो पूरी फिगर लेनी है कि कितना पैसा मंगवा लिया। बट पॉइंट क्या होता है, कस्टमर पूरा नहीं, ये मतलब सॉरी क्वेश्चन आपको ये देता नहीं है 1 लाख, वो क्या देगा, वो तोड़ के देगा। हाँ, वो क्वेश्चन क्या देगा, वो आपको देगा प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हो गई 80,000 और प्रोग्रेस पेमेंट रिटेंशन नहीं यूज करता, वो ये यूज करता है प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड है 20,000 रुपए। तो आपको ऑटोमेटिकली दोनों को जोड़ के कितना फिगर लेनी है आपको, 1 लाख की। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, ये है रिटेंशन ही, बट क्वेश्चन अगेन रिटेंशन वर्ड नहीं यूज करता, वो ये यूज करता है प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड। इसलिए मैंने आपको यहां पे स्टार डाल के लिखवा दिया, ताकि अगर क्वेश्चन में आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गया? तो एक काम करते हैं, ये जो पूरी डिस्कशन करी पहले इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन करा लेता हूं, ठीक है ना? तो हाथ के हाथ बिल्कुल जब तक फ्रेश है सारी चीजें, आप एकदम से उसको अप्लाई कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा मेरे ख्याल से। तो आपको आना है हाँ जी, तो आपको आना है इलस्ट्रेशन 6 है मेरे ख्याल से। तो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है आपका, ये है। इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, प्योर एग्जाम क्वेश्चन है ये आपका। एग्जाम क्वेश्चन 5 मार्क्स के अराउंड का मान लो, मोस्टली मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो, बट वेरी वेरी इजी, सब इजी है। तो रीड करना, फर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस अक्रॉस रिवर रिवाठी। द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिकॉर्ड्स केप्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। रुपीज इन लैक्स है, बस ये ध्यान रखना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी है, 1000 लैक्स। समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है। वर्क सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इनकर्ड 500 lakhs, वर्क येट नॉट सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इनकर्ड 105। कितने बच्चों को ये दोनों चीजें पढ़ के कुछ याद आ रहा है, ये भी मैंने आपको लिखवा रखा है। कॉस्ट एस्टिमेटेड टू बी इनकर्ड, नहीं, हाँ यस, चलो किसी को याद आ गया,
ये मैंने कॉस्ट टिल डेट में लिखवा रखा था और बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन कॉस्ट टिल डेट सीधा नहीं देता, वो आपको कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड या नॉट सर्टिफाइड जो भी है वो अलग अलग दे देता है। हाँ, मतलब पॉइंट ये है कि आपको क्या चाहिए होती है, आपको चाहिए होती है कॉस्ट टिल डेट। तो बताओ फटाफट से कॉस्ट टिल डेट कितनी हो गई, 605 लाख। याद आ गया? तो ये मैंने आपको आई थिंक पहले लिखवाया था, जब मैंने पीसीएम के बारे में सब नोट्स में लिखवाया था, इसी वजह से लिखवाया था, बिकॉज कभी कभी ये बदमाशी करता है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देता चीजें। अच्छा, एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीशन, ये तो समझ में आ गया कि एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट है। अब फिर से बताना, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड एंड प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड, क्या याद आया? करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दोनों को मिला के क्या बोल देंगे, इसको प्रोग्रेस बिलिंग बोल देंगे। कितना हो गया प्रोग्रेस बिलिंग? 540 लाख। वो आपसे कह रहे हैं द फर्म सीक्स योर एडवाइस एंड असिस्टेंस इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ AS7 इशूड बाय योर इंस्टीट्यूट। आपका इंस्टीट्यूट बोले तो ICAI, क्योंकि AS कौन इशू करता है, कहीं ना कहीं ICAI करता है। तो बेसिकली पता है ये प्योर क्वेश्चन आपका डिस्क्लोजर का है, इसीलिए मैंने बोला था डिस्क्लोजर इसमें इंपॉर्टेंट है। वो मांग ही रहा है चीज आपसे रिलेटिंग टू डिस्क्लोजर्स, तो आपको डिस्क्लोजर करके दिखानी है। बट डिस्क्लोजर्स करने के लिए आपको चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो डोंट वरी, मेरे साथ साथ करना, सारी चीजें आपको समझ में आती रहेगी और फिर सारी डिस्क्लोजर हम एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन थोड़ी ना मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है, प्रेजेंटेशन मांग रहा है, मतलब एक तरह से डिस्क्लोजर मांग रहा है। चलो जी, तो मैं बस आपको बोलता रहूंगा कि चलो अब ये कैलकुलेट करके बताओ, ये वो कैलकुलेट करके बताओ, आप बस मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहना। चलो, तो पहली चीज जो मैं आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता हूं, जो आप मुझे करके बताओगे, वो है स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। निकाल सकते हो क्या? तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए आपको एक चाहिए होती है कॉस्ट टिल डेट। मतलब पेपर में पूरा साफ साफ करके बताना पड़ेगा ना। तो कॉस्ट टिल डेट में क्या क्या लेना है? हाँ, बट हमें तो दिखाना है अच्छे से। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड प्लस, हाँ, कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड, कुछ भी लिख सकते हो। नाउ यू कैन राइट कि ये है 500 lakhs प्लस ये है 105 lakhs, तो टोटल कॉस्ट टिल डेट हो गई 605 lakhs। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल सकते हो क्या? अब सब सिखा चुका हूं मैं। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे निकलती थी? कॉस्ट टिल डेट प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट। यस, चलो, तो कॉस्ट टिल डेट हमने ऊपर निकाली 605 lakhs प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको 495 lakhs। कितनी आ रही जोड़ के? 1100, तो ये आ गई 1100 lakhs। यस, देयरफॉर अब आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकाल सकते हो। कॉस्ट टिल डेट 605 lakhs डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 1100 lakhs मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आ रहा है? 55%। तो पहली चीज मैंने आपसे ये कैलकुलेट करवा ली, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है जी, तो ये हो जाए। तो अब सेकंड चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है वो है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। चलो जी, तो निकाल सकते हो ये भी। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू वैसे टोटल कितना है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू टोटल कितना है वैसे? 1000 लाख, 1000 lakhs मल्टीप्लाइड बाय क्या करूं? डिग्री ऑफ कंप्लीशन
55% यहां पे लिख देते हैं रुपीज इन लैक्स, 550 लाख, माइनस क्या करते हैं बताओ, कॉस्ट टिल डेट। क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट टिल डेट करते हैं, और वो हमने कितनी निकाली थी, 605 लाख। चलो तो ये कितना आ रहा है, तो क्या आ रहा है, 55 लाख का क्या आ रहा है, लॉस। तो मुझे बताओ पिछली क्लास में क्या सीखा था, जब लॉस आ जाए तो क्या हो जाना है आपको, सतर्क हो जाना है। इसका मतलब कि हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में पूरा ही लॉस होने वाला हो, और अगर लॉस होने वाला है तो फ्यूचर एस्टिमेटेड लॉस की आपको क्या क्रिएट करनी है, प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो चेक करेंगे अब हम पूरी टोटलिटी में, तो हम बोलेंगे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का टोटल रेवेन्यू कितना होगा, 1000 लाख होगा, माइनस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, 1100 लाख। तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने वाला है, 100 लाख का लॉस होने वाला है, जिसमें से लॉस हम करंट ईयर का कितना ले रहे हैं अभी तक ऊपर, जिसमें से हमने 55 लाख का लॉस तो ले ही लिया ऑलरेडी, तो और कितना फ्यूचर में लॉस होने वाला है, 45 लाख। तो ये 45 लाख का क्या करोगे, प्रोविजन। तो इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर फ्यूचर एस्टिमेटेड लॉस, प्रोविजन फॉर फ्यूचर एस्टिमेटेड लॉस। तो देयरफॉर अल्टीमेटली अगर मैं आपसे पूछूं, अल्टीमेटली लॉस, हाँ अल्टीमेटली पूरे पीएनएल में कितना लॉस चला जाएगा, पूरा ही 100 लाख चला जाएगा, दैट इज 55 लाख। तो आपने पीसीएम के हिसाब से निकाला था, मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं पीसीएम, प्लस 45 लाख का क्या बना दिया आपने, करंट ईयर में प्रोविजन भी बना दिया आपने। तो अल्टीमेटली पीएनएल में तो टोटली लॉस चला गया 100 लाख का। ये आपको क्वेश्चन में मैंने लास्ट क्लास में दिखाया भी था कि कैसे जाता है वो। तो ये सेकंड कैलकुलेशन क्लियर, सब कुछ आ गया इसमें, कितना प्रॉफिट, कितना प्रोविजन, कितना रेवेन्यू, कितना कॉस्ट, सब कुछ आ गया। ठीक है जी, चलो जो सेकंड कैलकुलेशन भी डन। अब जो थर्ड कैलकुलेशन आपको करनी है वो नई कैलकुलेशन है आपके लिए, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखी। यस, तो कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस अमाउंट ड्यू फ्रॉम या टू कस्टमर, दोनों में से कुछ भी आ सकता है आपके आंसर में, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो जी, तो नोट से चाहे देखना चाहो तो देख लो। सबसे पहले मैंने बोला था कॉस्ट इनकर्ड, कॉस्ट इनकर्ड। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, इट सिंपली मींस कॉस्ट टिल डेट। टिल डेट ही तो होती है ना जो आपने इनकर कर ली, तो वो कितनी है, 605 लाख है। फिर से यहां पे लिख लेते हैं ऊपर ब्रैकेट में रुपीज इन लैक्स, तो 605 लाख प्लस क्या लिखा है मैंने बताओ, रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट। करेक्ट, तो रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट कोई भी रिकॉग्नाइज करा है आपने, नहीं करा है, तो 0 लिख दो, माइनस रिकॉग्नाइज्ड लॉस। मतलब रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है हमेशा कि पीएनएल में कितना रिकॉग्नाइज कर लिया। तो फटाफट बताओ पीएनएल में कितना लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया, वेरी गुड, 100 लाख। सही है, तो ये हमने 100 लाख पूरा पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लिया, माइनस प्रोग्रेस बिलिंग, प्रोग्रेस बिलिंग। करेक्ट, तो प्रोग्रेस बिलिंग या मैं ब्रैकेट में जोड़ के दिखा देता हूं कि 400 लाख है प्रोग्रेस पेमेंट जो रिसीव हो गई, प्लस 140 लाख की पेमेंट येट टू बी रिसीव्ड है। तो टोटल प्रोग्रेस बिलिंग कितनी हो गई, 540 लाख की। बस इसके अलावा कोई चौथी पांचवी चीज मतलब नहीं आने वाली, यही चीजें होंगी। तो आंसर 35 आ रहा है, प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो आप इसे क्या बोलोगे, ग्रॉस अमाउंट, मतलब माइनस लिखना नहीं, आप बस लिख लोगे माइनस की जगह ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, दैट इज हमारी क्या हो गई,
लाइबिलिटी। तो ऐसे आपको ये अप्लाई करना पड़ता है। क्या हो गया? ड्यू टू हुआ ना, माइनस में आ रहा है ना आंसर। तो मतलब इतना हमें नेट अमाउंट अभी देना है। आप ऐसे भी मान लो कि कस्टमर से ज्यादा पैसा आपने ले लिया है या मंगवा लिया है, जैसे भी बोलो, ठीक है। तो वंस ये सारी कैलकुलेशन हो गई, क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कैलकुलेशंस तो मांगी नहीं थी, उसने बोला था प्रेजेंटेशंस कैसे करके दिखाओगे आपके इंस्टीट्यूट के एएस के हिसाब से। तो डिस्क्लोजर्स एज पर एएस 7, तो जो भी आप डिस्क्लोजर कर सकते हो सारी डिस्क्लोजर्स करके बतानी है। चलो, तो ऐसा नहीं कि जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं उसी ऑर्डर में आपको भी करना है। फोकस करना कि हाँ, सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी डिस्क्लोजर्स में और जो भी हमारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल है वो हमने सारी कर दी कि नहीं कर दी। तो शुरू करते हैं वन बाय वन, क्या क्या चीजें आपको डिस्क्लोजर्स में बतानी है। सबसे पहले बताना है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज कर दिया। तो अपने आंसर से देख देख के मुझे बताते चलना कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड है। सब कुछ निकाल दिया आपने, बस प्रेजेंट कर रहे हो अब सबको, बस ढूंढ के आपको बताना है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज कर दिया। 550 लाख दिख गया सबको, जो आपने परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लगा के रिकॉग्नाइज करा है। तो लिख लो 550 लाख। ऐसी कितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो चुकी है रिकॉग्नाइज्ड? 605 लाख, बिल्कुल सही। फिर जो आपको नेक्स्ट चीज करनी होती है वो है, ऐसे ही करनी होती है बिकॉज एस ने बोली है रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट लेस रिकॉग्नाइज्ड लॉस। रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट लेस रिकॉग्नाइज्ड लॉस। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रॉफिट कितना है? 0 माइनस, लेस का मतलब होता है माइनस, लॉस कितना है? 100 लाख। तो इसको आप कैसे दिखा दोगे? -100 दिखा दोगे, -100। फिर अगली चीज जो आपको बतानी होती है, जो भी बता सकते हो, मतलब अगर ये नहीं सोचना बताना है कि नहीं बताना है, आप सारी चीजें जो भी निकाली है या यूज करी है सब कुछ प्रेजेंट कर दो। जो भी दिमाग में आता है सब कुछ डाल दो। जैसे प्रोग्रेस बिलिंग आ गया 540 लाख। फिर रिटेंशंस बताओ, कितना अमाउंट रिटेंशन में है अभी कस्टमर ने जो रिटेन करके रखा है? 140। सारी फिगर्स आपके आंसर में अवेलेबल है। फिर जो अभी हमने निकाला था ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये पहले तो कितना था? 35 एंड वेरी गुड, बिल्कुल सही। प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस, तो कितना लॉस का प्रोविजन बना रखा है हमने? वेरी गुड, 45 लाख। और कोई फिगर जो हम कर सकते हैं प्रेजेंट, जो आपको लग रहा हो कि अभी तक नहीं करी? रेवेन्यू डाल दिया, कॉस्ट डाल दिया, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज, लॉस रिकॉग्नाइज, प्रोग्रेस बिलिंग हो गई। कोई और ऐसी फिगर जो लग रही है? हाँ, मतलब प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, ये कहना चाह रहे हो? डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, $400। और कुछ अभी बच रहा है? कुछ मतलब फिगर सारी हो गई लेकिन कुछ चीजें बच रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज अभी आपने बताई नहीं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो मैंने बोला था मेथड भी तो बताओगे, पढ़ने वाले को कैसे पता है कि आपने कैसे निकाला है? तो मेथड यूज्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू, मेथड यूज्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू कौन सा आपने यूज करा है? परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। और बताओ इससे रिलेटेड आपने और क्या निकाला था? डिग्री ऑफ कंप्लीशन, बेटर है लिखते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन। कितना निकाला था हमने?
55 था, लिख लो 55। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाला था? कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन स्टेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड सिंपली मीन्स कि आपने कॉस्ट के बेसिस पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन का अंदाजा लगाया है ना, दैट इज ऑन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। ओके, ये भी सही है। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप। हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रिकॉग्नाइज तो लिख दिया, बट यही नहीं लिखा फ्यूचर कॉस्ट। लिखो भाई फ्यूचर, मतलब ये पहले भी लिख सकते थे। कितना है फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट? 495। काफी है? मन भर गया नहीं भर गया? मन भर के सारी चीजें बता दी, खत्म। नहीं हो जाए 10 तो खैर ज्यादा है, 7 कह लो एक बार को, बस 10 तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो डन हो गया, तो आइडिया लग गया। चलो तो अब क्या क्या क्वेश्चन रह गए, बस पीछे के कुछ क्वेश्चन रह गए। उसमें से ये वाला क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है, बट अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आप ना कर पाओ या जो मैंने आपको ना सिखाया हो। देख लेना, सब कुछ मैंने करा दिया। ये भी क्वेश्चन आप मान लो 5 to 7 मार्क्स, तो मिलता जुलता है। हाँ मतलब उससे रिलेटेड है, बट सेम नहीं है, सेम नहीं है बिल्कुल भी। तो वही मैं कह रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट अब कहीं से भी उठ के देखो लगेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं मैंने सिखा सब दिया। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपको लगे अरे ये तो आपने सिखाया नहीं, या ये हमें आता नहीं, या ये हमने यूज नहीं करा, या हमने सॉल्व नहीं करा। सब कुछ कर लिया है, ठीक है। तो आओ देखो क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ और बताना कि कोई भी ऐसी चीज आपको लगती है जो लगती है अरे हम कैसे करेंगे इसको डील। चलो तो पढ़ो। आरटी एंटरप्राइजेस has entered into a fixed price contract for construction of a tower with its customer. Initial tender price agreed is 220 crores. तो ये इनिशियल कह सकते हो क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया। At the start of the contract, it is estimated that total cost to be incurred will be 200 crores. तो ये total estimated cost हो गया। At the end of year 1, the estimate stands revised to कितना? 202 करोड़। तो देखो आपने पहले साल में रिवाइज कर लिया, फर्स्ट ईयर में ही। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये 200 करोड़ तो बेकार हो गया। अब आपके लिए मतलब की फिगर क्या है? 202 करोड़। अज्यूम दैट द कंस्ट्रक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन 3 years, मतलब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये पहले साल की बात हो गई। फिर कहता है ड्यूरिंग ईयर 2 द कस्टमर हैज रिक्वेस्टेड फॉर अ वेरिएशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। As a result of that, the total contract value will increase by 5 crores. क्या समझ में आया बताओ? मुझे बताओ ईयर 1 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना चल रहा था? 220 करोड़। ईयर 2 में क्या हो गया? वेरिएशन हो गया। तो अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना हो गया? ये 5 से बढ़ के 225 करोड़ हो गया। बिल्कुल मतलब कह रहे थे आप, इसलिए जो क्वेश्चन पिछली क्लास वाला था वैसा ही पॉइंट हो गया। ईयर 2 में रेवेन्यू चेंज हो गया और यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 3 करोड़। अगेन मुझे बताओ अभी तक कॉस्ट कितनी चल रही थी? 202। ये कितनी बढ़ जाएगी? 3 करोड़ से बढ़ के 205 हो जाएगी, सॉरी 205 करोड़, ठीक है। फिर आरटी हैज डिसाइडेड टू मेजर द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। मुझे बताओ इसका कुछ है क्या? ये ना भी लिखता तो आपको कोई फर्क पड़ता क्या? वो यही कह रहा है सिंपल वे में, वो कह रहा है स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट मेथड से निकालो। ना भी बताते तो आप कोई और दूसरा मेथड लगा लेते क्या? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज, ध्यान से आइडेंटिफाई कर लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि कितना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपने हर साल के अंत में इनकर कर लिया। ईयर 1 में दूसरे में कह रहा है 154.2 इंक्लूडिंग
अनयूज्ड मटेरियल ऑफ 2.5 करोड़, माइनस वेरी गुड, 2.5 करोड़ माइनस होके जो भी आ रहा है, कितना आ रहा है? 151.7, ठीक है। और ईयर 3 में कहता है 205 करोड़, प्लस 2.5, नहीं, अब यही है, ये तो क्रेडिट है, सब कुछ आता है। हाँ इसमें सब आ गया एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये 205 करोड़ टोटलिटी में बता रहा है, इसलिए मैंने बोला एट द एंड ऑफ ईच कितनी, हर साल के अंत तक आपने कितने कॉस्ट इनकर कर ली है, ये बता रहा है। और तब भी ना समझ में आए तो आप इससे लिंक कर लो, आपकी फाइनल एस्टीमेट कॉस्ट की कितनी है? 205, वही एग्जैक्ट था। तो एग्जैक्ट वही कॉस्ट है आपकी, ठीक है। तो आपका जो दिमाग चला था कि ये 2.5 आपको प्लस करना चाहिए था, वो गलत नहीं चला था, लेकिन पॉइंट क्या है, ये 205 करोड़ तो फाइनल कॉस्ट है, इसमें ये 2.5 ऑलरेडी इंक्लूडेड ही होगा। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, क्या निकालना है? लो, स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है हर साल के अंत में, और प्रॉफिट रिकॉग्नाइज जो होगा वो भी निकालना है हर साल के अंत में। अब बताओ कोई ऐसी चीज जो नहीं कर सकते तो बता दो। स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालो पहले, जैसे जैसे मांगा है क्वेश्चन ने वैसे वैसे काम करो। चलो, तो पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन 11 है, तो लिख लो क्वेश्चन 11 ए, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। 3 सालों में आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल के दिखाना है। ईयर 1 कौन बताएगा? ईयर 1 कॉस्ट टिल डेट बताओ, कॉस्ट टिल डेट ईयर 1 में कितनी है? 52.52 करोड़। और ध्यान से, ईयर 1 के अंत में हमारी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? वेरी गुड, क्योंकि 205 करोड़ तो सेकेंड ईयर में हुई थी, पहले साल में तो कितनी है? 202 करोड़। बहुत बढ़िया, 202 इन 200 एग्जैक्ट 26, ठीक है। ऐसी ईयर 2 में निकालो। अगेन कॉस्ट टिल डेट, कॉस्ट टिल डेट, वेरी गुड, 151.7 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी? बहुत बढ़िया, 205। ये आ गया 74%। ईयर 3 में 100%। करके दिखाना चाहो तो करके भी दिखा सकते हो। 205 करोड़ इनकर हो गए आउट ऑफ टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 205 इंटू 100। सिंपल, फर्स्ट पार्ट डन, कोई दिक्कत नहीं। बी आ जाओ। बी मतलब सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या बोला था? प्रॉफिट। चलो, तो पहले ईयर 1 पे आते हैं। ईयर 1 पे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, चलो जी फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो फर्स्ट ईयर में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना लेना है आपको? फर्स्ट ईयर में 220 लेना है, और यस मल्टीप्लाइड बाय 26%, डिग्री ऑफ कंप्लीशन 57.2। तो एक काम करते हैं, ऊपर लिख ही लेते हैं ना, रुपीज इन करोड़। चलो, माइनस कॉस्ट टिल डेट। कॉस्ट वाली फिगर तो हम ऑलरेडी ऊपर ही ले चुके हैं, बस ऊपर से कॉपी करते चलो। 52.52 माइनस करा तो कितना रहा है? 4.68। इसमें से हम वैसे टेक्निकली माइनस करते हैं प्रॉफिट रिकॉग्नाइज जो ऑलरेडी कर चुके हो। तो ये तो पहला साल है, मतलब करके दिखा रहा हूं, पहला साल है तो वो तो जीरो ही है, ये तो पहला ही साल है। तो अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज करोगे? माइनस क्यों करा? अच्छा, हम लोग कॉस्ट को ऐसे चलाएंगे कि जैसे वो करवा रहा है। मतलब क्या माइनस करा? तो आपने माइनस कॉस्ट प्रॉफिट रिकॉग्नाइज क्यों डाला? क्योंकि डालते हैं ना हम लोग, पीसीएम में डालते तो हैं। टिल डेट निकालते हैं ना। टिल डेट डालते हैं, हाँ उसमें नहीं करना तो भी चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा।
चलो ईयर 2 में आओ, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। तो ईयर 2 में रेवेन्यू कितना हो गया था? ईयर 2 में ही चेंज हुआ था ना हमारा, 225 हो गया था। और ये फिर से देखो चेंज इन एस्टीमेट, देखो हम पीछे जाके नहीं चेंज कर रहे, हमने ईयर 1 में 220 के हिसाब से करा तो उसको नहीं छेड़ रहे हम लोग, हम ईयर 2 में चेंज हो रहा है तो ईयर 2 में कंसिडर कर रहे हैं। तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 74%, 166 पॉइंट, सब चेक करते रहे ना। माइनस कॉस्ट टिल डेट 151.7, तो ये कितना आ रहा है? हाँ 14.8। इसमें से क्या माइनस करना है? प्रॉफिट रिकॉग्नाइज्ड। तो कितना हम इसमें से कर चुके हैं? 4.68, 10.12। तो ये ईयर 2 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर 2। और ईयर 3 में आ जाओ। अब तो सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, तो ये तो 225 मल्टीप्लाइड बाय पूरा 100% ही लेना है, तो 225 करोड़ माइनस कॉस्ट टिल डेट, ये भी फाइनल टोटल कॉस्ट ही लेनी है 205। तो सिंपली स्पीकिंग ये आपकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट आ गया 20 करोड़। इसमें से प्रॉफिट ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज हो चुका है? तो टोटल कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर चुके हो? 10.12 तो ईयर 2 का था, है ना। दोनों मिला के अगर मैं देखूं, ये जो 14.8 आया था ये ईयर 1 + 2 मिला के था, है ना। ये ना समझ में आए तो दूसरा तरीका, ये 10.12 प्लस 4.68, 14.8, 5.2, खत्म। वो प्रॉफिट टिल डेट है ना, जो प्रॉफिट। हाँ, छोटा सा था, है ना। तो सही है, 5 मार्क्स के लिए तो ये तो सही था, पिछला वाला बहुत पास हुआ। चलो क्वेश्चन 12 करो जल्दी से अपने आप। क्वेश्चन 12 अपने आप करो जरा। सर ये तो वो बनेगा हमारा, क्या नाम है उसका, अपना प्रोविजन। प्रोविजन पता लग गया? सर वो तो टोटल चेंज जाता है, हमें क्या पता करना होगा? मतलब वही देख के पता लग गया? हाँ कैसे पता लगा? सर 32.5 हो गया, अगला 15.1 होगा। हाँ, तो देख के समझ आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो 45 का है और कॉस्ट 32.15.1, मतलब देख के दिख ही रहा है कि 45 से ज्यादा ही आने वाला है। लेकिन मैंने जैसे सिखाया आप उसको ही फॉलो करो। पहले पीसीएम के हिसाब से निकालो, लॉस आ जाएगा तो वही सतर्क हो जाना कि अरे सतर्क हो जाओ। फिर आप टोटल लॉस निकालो, उसमें से माइनस करो कितना लॉस पीसीएम में आया, तो प्रोविजन निकल के आ जाएगा, है ना। मतलब पूरा मैंने फ्लो सिखाया ना आपको, उसी को फॉलो करके करो काम। फिर मुझे बताना फाइनल प्रोविजन का अमाउंट कितना आ रहा है, टोटल लॉस कितना आ रहा है, वगैरह वगैरह सब बताना। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी आ रही है वो सब आपको हमेशा कैलकुलेट करके दिखानी है। सर डिग्री ऑफ कंप्लीशन में जो है हम लोग 32.5 डिवाइडेड बाय 45 लेंगे या फिर नई कॉस्ट में करना होगा डिवाइड में, कंफ्यूज हो गया। तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट टिल डेट 32.5 डिवाइडेड बाय कॉस्ट टिल डेट प्लस फ्यूचर एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसको जोड़ के ही हमने बोल दिया टोटल कॉस्ट हो गया इनटू 100। चलो क्या आ रहा है फटाफट, ऑनलाइन वाले भी बताएंगे जल्दी से।
68.28 ले लूं? चलो, तो 68.28% आ गया मेरे पास एक सवाल, मतलब एक जवाब। ऑनलाइन वालों आप भी बताओ, यही आ रहा है? चलो जी, फिर मुझे एक काम करना, सिर्फ प्रोविजन निकाल के बता देना। अगर प्रोविजन सही होगा तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब सही ही होगा। तो आप खाली मुझे प्रोविजन निकाल के बताना। प्रोविजन तो बहुत सिंपल है। प्रोविजन फॉर फर्दर लॉस कितना बन रहा है, मतलब ये बताओ। वो भी निकल गया 82,000 अप्रोक्सीमेटली। तो एक जवाब तो ये आ रहा है, वैसे तो मुझे भी नहीं पता आंसर, बट अगर सबका सेम आएगा तो आई थिंक सही होगा। तो एक जवाब देखो ये आ रहा है। तो पहले तो पीसीएम के हिसाब से लॉस निकाल दिया होगा। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू दैट इज 45 इंटू 68.28%, 30.726, चलो या जो भी है 73 रुपीज इन क्या है, लैक्स है ना, तो 726 तक चलो ले लो, कैसे भी ले लो। माइनस कॉस्ट टिल डेट 32.5, 1.774, तो ये लॉस आया। मैं यहीं पे घुसाया जा रहा हूं। अब टोटल लॉस वैसे कितना आ रहा है? टोटल लॉस तो देखो दूसरा जवाब भी सेम ही आया, तो सही या लग रहा है मेरे को। 47.6 माइनस 45, हाँ 2.6 लैक्स माइनस वैसे जो लॉस ये हमने निकाला 1.774 माइनस 1.774, 0.826 लैक्स। ओके, आपने इसी को लैक्स से 82,600 में कन्वर्ट करा था, मतलब अल्टीमेट आंसर ये आ गया 0.826 लैक्स। 2.6 भी सही है, 2.7 भी एक बच्चा कह रहा है। अच्छा नहीं, वो तो करेक्ट कर लिया, 2.6 ही है ये, तो 2.6 आएगा। अब यहाँ पे आपकी राउंडिंग ऑफ पे डिपेंड करेगा। मैंने 774 तक लिया, अगर आपने 77 तक लिया होगा तो अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आएगा। चलो जी, एनी डाउट इन दिस? तो क्लोज कर लें ऑफिशियली से इसको। चलो।